Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. Friends, TGT PGT English वन लाइनर क्वेश्चंस एंड आंसर्स का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 22 डिस्कस करेंगे। 22वां पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड टू लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स है। इससे पहले 21 पार्ट टीजीटी पीजीटी इंग्लिश से संबंधित वल्नर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उन्हें वॉच नहीं किया है तो पहले उन्हें वॉच कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, कमेंट नहीं कर रहे हैं आप, बार बार शिकायत है कि कमेंट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? वीडियो ज़रूर देखते हैं आप, कमेंट किया करें। वीडियो काफ़ी लोग देख रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, तो कमेंट करने में आपको कोई खर्च नहीं हो रहा। तो आपसे निवेदन है, गुजारिश है, प्लीज़ कमेंट अवश्य किया करेंगे। कैसा लगा वीडियो आपको? अच्छा लगा, खराब लगा, कैसा भी लिखिए। अगर खराब लगेगा आपको तो खराब भी लिख दीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और जो मेहनत करता है उसे अच्छा और बुरा सब पसंद होता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो भी पसंद होगा, और किसी कारणवश नहीं होते हैं फिर भी पसंद करना ही पड़ेगा आपके लिए। तो आपसे गुजारिश है पुनः एक बार, प्लीज़ कमेंट अवश्य किया करें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, अति महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा है इस समय फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है। पहली बात, आपको हार नहीं माननी है। देखिए, इलेक्शन इलेक्शन और सिलेक्शन दोनों एक जैसी शब्दावली हैं। इलेक्शन में कई बार हारता है व्यक्ति, फिर वो जीत जाता है। एक बार जीत जाता है बस उसका पूरा सामाजिक सिस्टम चेंज हो जाता है। उसी तरह से सिलेक्शन भी जो व्यक्ति हार नहीं मानता, एक बार दो बार फेल्यूर होने के बाद भी लगा रहता है, वो सिलेक्शन पाता है। तो हिम्मत रखिए, हार गया वही फेल है, और जो हार नहीं मान रहा है वो पास होना है। तो आपको हार नहीं माननी है। स्वास्थ्य को उत्तम रखिए, ठंड से बचे रहिए, और पढ़ाई अवश्य करिए, अपने घंटे बढ़ाइए पढ़ाई के। कम से कम आपके लिए मिनिमम फ्रेंड्स 8 से 10 घंटे इस समय पढ़ना है। अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो 8 से 10 घंटे आपको अपनी स्टडी बरकरार रखनी है। जी हाँ, 8 से कम नहीं पढ़ना आपको, ये ध्यान रखिए। इससे कम पढ़ करके सिलेक्शन मुश्किल तो नहीं कह सकते, नामों को नहीं कह सकते, लेकिन असंभव नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। द टर्म कर्टल सोनेट वाज कॉइन्ड बाई। कर्टल सोनेट टर्म किसने दिया था, किसने गढ़ा था इसे? तो ये थे जी.एम. हॉपकिंस। जी.एम. हॉपकिंस, इन्हें शॉर्ट में जी.एम. हॉपकिंस कहा जाता है। तो मतलब अगर आप अपने आप पूरा कंप्लीट नाम बोलेंगे तो जेरार्ड मैनली हॉपकिंस। किसने दिया था? जेरार्ड मैनले हॉपकिंस। क्वेश्चन नंबर 2 है, इलियट यूजेस द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन हिज ऐसे। इलियट ने एक ऐसे लिखा था अपना निबंध, तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म यूज किया था। ऐसे का नाम बताना, किस ऐसे में यूज किया था? तो हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। हेमलेट एंड, देखिए फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। हेमलेट अगर सिंगल आता है तो ये किसका प्ले है? ये शेक्सपियर का प्ले है। लेकिन यह हेमलेट नहीं है, वो प्ले है। ये क्या है? ऐसे है। किसका है? इलियट का। नाम है हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। ये ऐसे लिखा था उन्होंने। तो इसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का यूज किया था फ्रेंड्स। देखिए, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एक टर्म होता है जो कि सिंबॉलिक आर्टिकल्स यूज्ड इसमें किए जाते हैं। क्या दिखाने के लिए? कि फीलिंग्स और इमोशंस को दिखाने के लिए किए जाते हैं। ओके, यस। और इस टर्म का जो सबसे पहले यूज किसने किया था? इस टर्म का सबसे पहले यूज किसने किया था? ये तो उन्होंने अपने सबसे फर्स्ट में यूज किसने किया था इसे? फर्स्ट यूज्ड बाय किसने किया था? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वाशिंगटन एल्स्टन। किसने किया था फ्रेंड्स? नाम लिख देता हूं ऊपर। वाशिंगटन
एलस्टन, ALLSTON। और कब किया था? तो ये किया था 1840 में। वाशिंगटन एलस्टन ने सबसे पहले से यूज किया था क्या? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो 2-3 क्वेश्चन यहां से आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लेक्सिक। लेक्सिक रेफर्स टू, लेक्सिक होता है किससे रेफर्स, किससे संबंधित है, इसका क्या मतलब है? तो ये फ्रेंड्स, ऑल वर्ड्स फॉर्म्स हैविंग मीनिंग ऑफ ग्रामेटिकल फंक्शन। ऑल वर्ड्स, सभी शब्द क्या होते हैं? ये जो सभी वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? व्याकरण कार्यों को अर्थ रखने वाले सभी शब्द रूपों को कहते हैं लेक्सिक। जो व्याकरण से संबंधित अर्थ या मीनिंग फंक्शंस जो रखते हैं उसे लेक्सिक्स कहते हैं। जैसे व्याकरण की चीजें उसमें जो होती हैं उसे लेक्सिक्स कहा जाए। देखिए पहले क्वेश्चन का दूसरा मोड आया, कर्टल सोनेट कंसिस्ट ऑफ। कर्टल सोनेट में कितनी लाइनें होती हैं? 11 लाइन्स होती हैं। कितने होती हैं फ्रेंड्स? 11 लाइन्स होती हैं। द टर्म एगोस्टिकल सबलाइम वाज कॉइन्ड बाई। आपको बताना है कि एगोस्टिकल सबलाइम मतलब अहंकारी उदात्त, अहंकारी उदात्त, ये किसने दिया था? आपको इसका आंसर देना है फ्रेंड्स। आंसर आपकी स्क्रीन पे है। ये जॉन कीट्स ने इसको गढ़ा था या कॉइन किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, मोस्टली सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं या आने की संभावना है। तो आप इन क्वेश्चंस का जो आंसर देंगे बड़े ही सोच समझ करके देंगे फ्रेंड्स। जो आपका एगोस्टिकल सबलाइम की बात हम करते हैं, ये जो है सबसे पहले जॉन कीट्स के द्वारा यूज किया गया था। और किस में यूज किया था उन्होंने, ये भी पूछ सकता है। तो उन्होंने एक लेटर लिखा था किसके लिए? रिचर्ड वुडहाउस को। 27 अक्टूबर 1818 में, 1818 में एक उन्होंने लेटर लिखा था। क्या लिखा था? लेटर। किसके लिए लिखा था? 27 अक्टूबर 1818 को एक लेटर लिखा था। किसके लिए लिखा था? रिचर्ड वुडहाउस, रिचर्ड वुडहाउस को, रिचर्ड वुडहाउस को उन्होंने लिखा था। और उस लेटर में उन्होंने लिखा क्या था? उस लेटर में भी पूछ लेता है लिखा क्या था उस लेटर में। तो उन्होंने लिखा था ये कहते हुए कि हैज नो सेल्फ, मतलब ए पोएट, उन्होंने लिखा था लेटर में ए पोएट हैज नो, दोबारा लिख देता हूं, अ पोएट हैज नो सेल्फ, मतलब पोएट का कोई भी सेल्फ नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता है। अपन कह सकते हैं कि ज्यादा पोएट जो है स्वार्थवादी नहीं होते हैं। नो सेल्फ, खुद का कुछ नहीं है पोएट का कभी, ये लिखा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन लेंथी लग रहे होंगे फ्रेंड, वीडियो लंबा होगा, देखना है आपके लिए पूरा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, रोमांटिसिज्म वाज लिबरलिज्म इन लिटरेचर, हु सेड दिस। ये वर्ड दिया है रोमांटिसिज्म वाज, जो रोमांटिकवाद था वो साहित्य में उदारवाद था, ये किसने कहा है? तो ये विक्टर ह्यूगो का कथन है। किसका है? विक्टर ह्यूगो, विक्टर ह्यूगो का ये कथन है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप मेहनत करते रहेंगे, निश्चित रूप से आप अच्छा करके जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये किसका कथन है? विक्टर ह्यूगो। विक्टर ह्यूगो ने इस शब्द को कहा था। नेक्स्ट वर्ड है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको सामने आने वाला है, हु इन्वेंटेड द टर्म स्प्रंग रिदम। स्प्रंग रिदम किसने
इस शब्द का उस आविष्कार किया था? तो ये थे जीएम हॉपकिंस। जीएम हॉपकिंस का पूरा नाम पीछे बताया था, जेरार्ड मैनले हॉपकिंस। उन्होंने स्प्रंग रिदम का आविष्कार किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? किसने किया था? जीएम हॉपकिंस ने। स्प्रंग रिदम होता क्या है? तो एक पोएटिक रिदम होती है, डिजाइन की जाती है टू इमिटेट द रिदम ऑफ नेचुरल स्पीच। मतलब नेचुरल स्पीच को इमिटेट, कल्पना करना, उसकी नकल करना। इट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम फीट इन विच द फर्स्ट सिलेबल इज स्ट्रेस्ड and may be followed by a variable number of unstressed syllables. ओके, तो ये किसके लिए की जाती है? ये नेचुरल स्पीच के, मतलब इमिटेट द रिदम ऑफ नेचुरल स्पीच के लिए किया जाता है। ये आप समझिए इतना। क्वेश्चन नंबर 8 है एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, द टर्म हैज बीन कॉइन्ड बाई। एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव की चिंता, किसने दिया था? हेराल्ड ब्लूम ने दिया था। किसने दिया था फ्रेंड्स? ये हेराल्ड ब्लूम ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, 2 बार कम से कम वीडियो को देखेंगे तब आपके समझ में आएगा। नेक्स्ट नंबर है पैराडॉक्स एंड टेंशन आर क्रिटिकल टर्म्स प्रमोटेड बाई। पैराडॉक्स एंड टेंशन, पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास और टेंशन तनाव, ये आलोचनात्मक वर्ड्स हैं जिन्हें बढ़ावा किसके द्वारा दिया गया है? तो टेट एंड ब्रूक्स के द्वारा इन्हें बढ़ावा दिया गया, प्रमोट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट प्यारा सेंटेंस है फ्रेंड्स ये। अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज किस सन में, अंग्रेजी भाषा का एक शब्दकोश था जो किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो 1755 में, 1755 में। बहुत प्यारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलना चाहिए हमें, तो आएंगे ही आएंगे, बचने ही इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे फ्रेंड्स। द टर्म कैंपस नॉवेल इज एसोसिएटेड विद। कैंपस नॉवेल किससे संबंधित है? आपको बताना है। जो टर्म कैंपस नॉवेल है ये किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? आप देख रहे हैं कैंपस नॉवेल किससे है? किंग्सले एमिस। किंग्सले एमिस से ये संबंधित है फ्रेंड्स। कैंपस नॉवेल किंग्सले एमिस संबंधित है। जो सर किंग्सले विलियम थे, विलियम एमिस पूरा इनका नाम था, इंग्लिश नॉवलिस्ट हुआ करते थे, पोइट थे, क्रिटिक थे, टीचर थे। और एक कैंपस नॉवेल इज ए नॉवेल हुज मेन एक्शन इज सेट इन एंड अराउंड कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी। मतलब यूनिवर्सिटी कैंपस में ये को सेट किया गया था, इसलिए का नाम कैंपस नॉवेल पड़ा। ओके, देखिए इसी तरह से टर्म्स बन जाते हैं जहां जैसा काम किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। द इंग्लिश ट्रेजेडी रिटन इन इंग्लिश इज। द फर्स्ट ट्रेजेडी रिटन इन इंग्लिश इज। पहली ट्रेजेडी अंग्रेजी में कब लिखी गई थी? मतलब कौन सी है जो लिखी गई थी? ये है गॉर्बोडक। गॉर्बोडक ये फर्स्ट हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई ट्रेजेडी है। बाकी इससे पहले अन्य लैंग्वेज में ट्रेजेडी लिखी जा चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 13 है डिक्शन मीन्स। डिक्शन का क्या मतलब होता है? तो डिक्शन का मतलब होता है सिंटैक्स एंड वर्ड ऑर्डर। सिंटैक्स आप समझते हैं और वर्ड ऑर्डर आप समझते हैं। वाक्य विन्यास और शब्द क्रम को डिक्शन कहा जाता है। ओके, इसका मीनिंग इसी में दिया। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द ब्लूम्सबरी ग्रुप। देखिए नोट वर्ड को जरूर पढ़ लेना, ऐसे क्वेश्चन जानते हुए गलत हो जाते हैं। पूछा कि ब्लूम्सबरी ग्रुप में ये 4 दिए हैं, इनमें से मेंबर कौन नहीं है? बाकी 3 मेंबर होंगे, 4 नहीं है, मतलब 1 नहीं है। तो
E.M. फॉरेस्टर ये भी मेंबर हैं इसके, लियोनार्ड वुल्फ ये भी मेंबर हैं, लिटन स्ट्रेची ये भी मेंबर हैं। कौन नहीं है? G.B. शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शाह ब्लूम्सबरी ग्रुप के मेंबर नहीं है। तो इसका आंसर हो गया आपका, क्या हो गया? G.B. शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शाह। अब फ्रेंड्स ब्लूम्सबरी ग्रुप की बात करें, ये क्या चीज़ है? इसमें सभी क्या थे? ब्रिटिश राइटर थे। क्या थे फ्रेंड्स? ब्रिटिश राइटर्स थे। ब्रिटिश राइटर का ये ग्रुप बना हुआ था। इन्होंने अलग अलग विधाओं की लेखनी लिखी थी, और इसमें जो उसकी कमेटी के टीम के मतलब ग्रुप के कितने मेंबर थे? 10 कोर मेंबर्स थे। कौन कौन से? थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। लिखा है द ग्रुप हैड 10 कोर मेंबर्स। क्वेश्चन बन जाता है कितने मेंबर थे? तो 10 कोर मेंबर्स थे इसके। कितने? 10 कोर मेंबर्स। कौन कौन थे आइए थोड़ा देख लेते हैं। जैसे अभी उसमें हमने देखे 3 के नाम दिए थे, एक नहीं थे। एक थे सबसे पहले आपका जो नाम दिया है क्लाइव बेल। क्लाइव बेल इन्होंने ये आर्ट क्रिटिक थे, इन्होंने आर्ट के बारे में क्रिटिसाइज किया था। दूसरे थे वेनेशिया वेल। कौन थे? वेनेशिया वेल। इन्होंने क्या किया था? ये कौन थे? पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटर। ये पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटर हुआ करते थे। अगले थे E.M. फॉरेस्टर। ये किसके थे? फिक्शन राइटर थे। क्या थे? ये फिक्शन राइटर थे। एक थे रोजर फ्राई, ये आर्ट क्रिटिक एंड पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटर थे। अगला है डंकन ग्रांट। ये क्या थे? पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट और पेंटर हुआ करते थे। अगले थे आपके जॉन मैन्यार्ड केनीज। जॉन मैन्यार्ड केनीज ये इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, हुआ करते थे। नेक्स्ट थे फ्रेंड्स डेसमंड मैककार्थी। डेसमंड मैककार्थी ये क्या करते थे? ये लिटरेरी जर्नलिस्ट हुआ करते थे। क्या थे? लिटरेरी जर्नलिस्ट। अगले थे आपके लिटन स्ट्रेची। कौन थे इसके मेंबर? लिटन स्ट्रेची। और ये क्या थे? बायोग्राफर। आप समझते हैं बायोग्राफर कौन होते हैं? नेक्स्ट थे लियोनार्ड वुल्फ, एसिस्ट एंड नॉन फिक्शन राइटर हुआ करते थे। इनमें से क्वेश्चन बन जाएंगे फ्रेंड्स कि ये कौन थे। इनमें से ये नहीं था क्योंकि दो क्वेश्चन एक दूसरे के बारे में दिया है। नेक्स्ट है वर्जीनिया वुल्फ। ये कौन थे? फिक्शन राइटर एंड एसिस्ट। तो ये हमारे 10 ब्लूम्सबरी ग्रुप के कोर मेंबर थे। ये आप समझ गए होंगे, तो इन्हें आराम से आप देख सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अ स्टैंडर्ड सोनेट इज ए पोएम। तो सोनेट सॉरी डबल एन होगा यहाँ पर। कितनी? 40 लाइन्स की होती है स्टैंडर्ड सोनेट, 40 लाइन्स। लिरिकल पोइट्री रेफर्स टू। लिरिकल पोइट्री किसके लिए रेफर्स कहती है, या उसका क्या मतलब है? तो शॉर्ट पोएम्स रिटन इन रैपिड एंड इरेगुलर मीटर फिट टू बी संग और रेसिटेड। जो शॉर्ट पोएम हुआ करती हैं जो कि तेज और अनियमित मीटर में लिखी जाती हैं, छोटी छोटी कविताएं जो गाने या सुनने के लिए काफ़ी उपयुक्त होती हैं, रेसिटाइट होती हैं, मतलब अच्छी होती है, वो हमारी लिरिकल पोइट्री कहलाती है। छोटी छोटी कविताएं, इनका कोई मीटर का मतलब नहीं है ना, तो हमारी। अगला क्वेश्चन दिया ए बैलाड इज। बैलाड ये भी क्या हमारा, ये भी टर्म्स में आता है। तो बैलाड किसे कहते हैं? अ शॉर्ट पोएम नरेटिंग ए टेल। एक छोटी कविता होती है फ्रेंड्स से। बैलाड का मतलब होता है गाथा, गीत, किसी के बारे में गाथा लिखना। तो ये शॉर्ट पोएम छोटी कविता होती है जो कि कहानी को बयां करती है, कहानी को नरेशन देती है, बैलाड कहलाता है। अ लिरिक इज a short poem in which the poet expresses his intense personal feelings। अभी हम पीछे लिरिक के बारे में पीछे भी पढ़ा था हमने, क्वेश्चन देखिए क्या था। लिरिकल पोइट्री मतलब पोइट्री संबंध, तो ये भी उसी संबंध है। तो ये क्या शॉर्ट पोएम होती है और जिसमें क्या करता है पोइट जो है अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करता है,
मतलब कभी अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करता है, वो हमारा लिरिक पोएम या शॉर्ट पोएम होती है। ज़्यादातर अपनी भावना को व्यक्त करता है, पर्सनल। अ लॉन्ग पोएम टेलिंग द स्टोरी ऑफ द लीडर of the whole community written in a narrative form and lofty style is called। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स। एक लंबी कविता जो पूरे समुदाय के नेता की कहानी को कथानक रूप और उदात्त शैली में वर्णन करती है, उसे क्या कहा जाता है? इपिक कहा जाता है। इपिक एक महाकाव्य। अब आप समझ रहे होंगे, थोड़ा हिंट दे दें। अगर रामायण की बात करें तो रामायण या रामचरितमानस तुलसीदास कृत है, रामायण वाल्मीकि कृत है। तो इसमें जो है भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। मतलब पूरी कम्युनिटी उसमें वैसे बहुत है, लेकिन भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन विशेष तौर से किया गया है, तो वो एपिक है, महाकाव्य है। नेक्स्ट है इफेमिनेट मीन्स। इफेमिनेट मीन्स क्या है? स्त्रीलिंग का मतलब। ए मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट्स। मतलब इफेमिनेट उस व्यक्ति को कहा जाता है जो व्यक्ति मतलब होगा तो मैन, लेकिन उसकी हरकतें कैसे होंगी, आदत कैसे होंगी उनकी? वुमेनिश, स्त्री जैसी, महिलाओं जैसी, चाइल्ड हाल, उनकी तरह बात करना, तो उसे इफेमिनिस्ट कहते हो गए। 21 है व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस क्या होता है? पोएटिक लाइसेंस क्या होता है? काव्यात्मक जो लाइसेंस मिला होता है। तो देखिए लिखा है लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोएट्री। क्या होता है? लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोएट्री। मतलब इसे कहते हैं कविता में भाषा और तथ्यों के साथ स्वतंत्रता। मतलब पोएटिक के पास, कवि के पास एक लाइसेंस होता है, वो किसी भी तरह से अपनी कविता को सामने रख सकता है, चाहे राइम में हो चाहे बिना राइम की हो, तो उसकी स्वतंत्रता होती है लिखने की। उसे पोएटिक लाइसेंस बोलते हैं। शब्दों का आप डायरेक्ट मीनिंग देख करके इनडायरेक्ट रूप में वो मीनिंग देते हैं वर्ड्स, तो हमारा पोएटिक लाइसेंस के फॉर्म में लिखा जाता है। नेक्स्ट वन है व्हाट इज मीन्ड बाय कैथारसिस। कैथारसिस का क्या मतलब होता है? मतलब रेचन इसे कह सकते हैं दूसरी भाषा में। तो मतलब होता है परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर। परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर, दया और भय की भावना का शुद्धिकरण कैथारसिस कहा जाता है। 23 है द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लाइज। डिस्टोपिया किसे कहते हैं? डिस्टोपिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्टोपिया किसे कहते हैं? तो अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, अप्रिय काल्पनिक दुनिया। डिस्टोपिया का मतलब होता है अप्रिय काल्पनिक दुनिया, अर्थात अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। 24 नंबर है व्हाट इज द थीम ऑफ द प्रोलिटेरियन नॉवेल। प्रोलिटेरियन नॉवेल अर्थात कहानी में जो होता है अपरिवर्तित रहने वाले चरित्र को, सर्वहारा उपन्यास का विषय क्या है? मतलब पूछा सर्वहारा उपन्यास का विषय क्या है? तो वर्किंग क्लास होता है। क्या कहते हैं इसे? वर्किंग क्लास, अर्थात श्रमिक वर्ग इसे कहा जाता है। अ करेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड। कैसा रहता है? अनचेंज रहता है करेक्टर। थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड। मतलब वह करेक्टर, वह चरित्र जो पूरी कहानी में अनचेंज रहता, बदलता नहीं है, अर्थात सेम एज रहता स्वभाव उसका, वो फ्लैट करेक्टर रहता है, सपाट, अर्थात उसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं आई, वो अपना रोल अदा करता रहता है। तो फ्रेंड्स ये 25 क्वेश्चन थे आज के लिए। मेहनत करते रहिए, हिम्मत लगाए रखिए, सभी आपदाओं विपदाओं को सहन करते हुए अपने आप के लक्ष्य की ओर देखिए, लक्ष्य आपको अवश्य मिलेगा। हमारी आपको एडवांस शुभकामना, आप सेलेक्ट होंगे, ईश्वर से कामना है, प्रार्थना है। मेहनत करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।